मंचावर बसलेले भाजपाचे वरिष्ठ नेतेगण, आणि भाजपाचे उमेदवार, श्री अतुल सावे जी, श्री किशन चंद तनवानी, श्री मधुकर सावंत, श्रीमान हरिभाऊ बागड़े, श्री सुरेश बनकर, श्री विनायक हिवाले, श्री एकनाथ जाधव, श्री संजय गवाणे जी, प्रशांत बाम जी, संतोष दानवे, अरविंद चौहान जी, नारायण कुचे जी, बबन राव लोनीकर जी, श्री विलास खराज जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मराठावाडाच्या पुण्यभूमीला मी वंदन करतो. संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेवासाठी आ कर्मभूमीला मी नमन करतो. आणि हा स्वामी रामतीर्थची पुण्यभूमी आहे. मराठवाडचे भूमिपुत्र स्वर्गस्थ प्रमोद महाजन, स्वर्गस्थ गोपीनाथ मुंडे त्यांना मी आदरांजली अर्पण करतो. भाइयों बहनों, कल विजयादशमी का पर्व था और आज मैं आपके बीच में हूं. आज महाराष्ट्र में मैंने चुनाव प्रचार का अभियान बीड से शुरू किया. गोपीनाथ मुंडे की भूमि से शुरू किया. उन्हें श्रद्धांजलि देकर के मैं अभी आपके पास पहुंचा हूं. ये चुनाव महाराष्ट्र का भविष्य तय करने के लिए है. आपको कौन विधायक बने, कौन न बने, इससे ज्यादा ये सोचने की जरूरत है महाराष्ट्र कैसा बने. आपको सोचना है महाराष्ट्र के भाग्य को कौन बदलेगा. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मोदी तो आपका सेवक है.
लेकिन महाराष्ट्र का भाग्य तो बदलेंगे महाराष्ट्र के करोड़ों मेरे भाई और बहन मिलकर के भाग्य बदलेंगे। मैं तो एक सेवक हूं, आपसे परिचित हूं और मैं आज औरंगाबाद पहली बार नहीं आया हूं, पहले भी कई बार आया हूं। कभी संगठन का काम करने के लिए भी आता था, कभी चुनाव अभियान के लिए भी आया हूं, लेकिन ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। हवा का रुख क्या है वो इसी से पता चल जाता है। महाराष्ट्र ने फैसला कर लिया है, ये मैं देख रहा हूं। कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र बनाने का निर्णय महाराष्ट्र की जनता कर चुकी है। महाराष्ट्र के मेरे भाइयों बहनों, आपको अंदाज नहीं है, आपने विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण कालखंड के 15 वर्ष बर्बाद हो चुके हैं। महाराष्ट्र के 15 वर्ष बर्बाद हो चुके हैं। ये 15 साल का घाटा महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। आप मुझे बताइए, आपको लगता है 15 साल में महाराष्ट्र बहुत पिछड़ गया है? मेरे कहने पर नहीं, जो सच है वो बोलना भाई। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं पिछले 15 साल में यहां की सरकारों ने महाराष्ट्र को तबाह कर दिया है? महाराष्ट्र हिंदुस्तान में नंबर 1 हुआ करता था, आज कहीं नजर नहीं आता है। कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? क्या फिर से आप महाराष्ट्र उन्हीं को देंगे क्या? मैं नौजवानों को पूछना चाहता हूं, अगर ये 15 साल विकास के रहे होते, प्रगति के रहे होते, तो आज महाराष्ट्र के नौजवान को रोजगार के लिए भटकने की जरूरत पड़ती क्या? वो रोजी रोटी के लिए तड़पता क्या? किसान को आत्महत्या करनी पड़ती क्या? मां बहनों पर बलात्कार होते क्या? आए दिन कौमी दंगे होते क्या? यहां का भाग्य बदलता कि नहीं बदलता? लेकिन भाइयों बहनों, अब तो हमें समझना पड़ेगा, अब तो हमें सीखना पड़ेगा। 15 साल हमारे बिगड़ चुके हैं, अब हम एक दिन भी बिगड़ने नहीं देंगे। इसका फैसला 15 तारीख को आपको करना है। गुजरात तो महाराष्ट्र का छोटा भाई है। महाराष्ट्र गुजरात का बड़ा भाई है। क्या कारण है कि महाराष्ट्र पीछे रह गया? भाइयों बहनों, महाराष्ट्र सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों का भाग्य बदलने वाला प्रांत नहीं है। ये ऐसा प्रदेश है जिसने पूरे हिंदुस्तान को रोजी रोटी देने का काम किया है। ये ऐसा प्रदेश है
जिस प्रदेश ने हिंदुस्तान की पूरी आर्थिक ताकत को आगे बढ़ाने में सबसे पहले खड़े रह करके काम किया है, लेकिन वही महाराष्ट्र आज बेचारा परेशान हो गया है। किसके कारण? ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। यहां का नागरिक, यहां का नागरिक कभी पीछे रहने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। चाहे बात वीरता की हो, चाहे बात संतों महंतों की हो, चाहे बात आजादी के सेनानियों की हो, महाराष्ट्र हमेशा हमेशा हिंदुस्तान में सिरमौर रहा है। लेकिन उसी महाराष्ट्र को तबाह कर दिया। महाराष्ट्र तबाह होने से एक प्रदेश तबाह नहीं हुआ है, पूरे हिंदुस्तान का अर्थ कारण तबाह हो चुका है। भाइयों बहनों, दिल्ली में अगर मोदी सरकार को भी सफल होना है, आर्थिक विकास की ओर आगे बढ़ना है, तो महाराष्ट्र के आगे बढ़ने के बिना दिल्ली भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसलिए ये मेरी प्रमुख जिम्मेवारी बनती है कि मैं पूरी ताकत लगा करके महाराष्ट्र को और आगे ले जाऊं, ताकि पूरा हिंदुस्तान आगे चल पड़े। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर ऐसी ही सरकार रही तो मैं दिल्ली से कुछ भी भेजूं, कहां जाएगा? नहीं, कहां जाएगा? कहां जाएगा? अरे आप बोलो तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? क्या जाने देना है क्या? सही उपयोग होना चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगर मैं आज महाराष्ट्र में कुछ करना चाहूं तो ये सरकार मुझे कुछ करने देगी क्या? अरे स्टेज पर भी मेरे पास नहीं बैठेंगे ये लोग। क्या दिल्ली में सरकार हो और यहां की सरकार छुआछूत में विश्वास करती हो, राजनीतिक छुआछूत करती हो, तो महाराष्ट्र का भला करने के लिए अच्छा होगा क्या? तो महाराष्ट्र को कैसी सरकार चाहिए? महाराष्ट्र को कैसी सरकार चाहिए? महाराष्ट्र को स्थिर सरकार चाहिए। महाराष्ट्र को भाजपा की सरकार चाहिए, ताकि मैं दिल्ली से कुछ करना चाहूं तो यहां की सरकार फाटक बंद न कर दे, रास्ते रोक न ले। भाइयों बहनों, ये जमाना लोग कहते हैं हाईफाई जमाना है, हाईफाई जमाना है। कोई कहता है वाईफाई का जमाना है। मैं कहता हूं हिंदुस्तान के लिए ये सफाई का जमाना है। हाईफाई भी होना है, वाईफाई भी चाहिए, लेकिन सफाई के बिना कुछ नहीं होना है। आप मुझे बताइए, आज पूरे विश्व में टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसका विकास सारी दुनिया में तेज गति से हो रहा है, तेज गति से हो रहा है। और जब टूरिज्म बढ़ता है ना, तो गरीब से गरीब को भी रोजी रोटी मिलती है। बिस्किट बेचने वाला भी कमाता है, चना बेचने वाला भी कमाता है, पानी बेचने वाला भी कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है, टैक्सी वाला भी कमाता है, चाय वाला भी कमाता है।
आप मुझे बताइए, आज हिंदुस्तान में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा टूरिस्टों को आकर्षित करने की ताकत औरंगाबाद की धरती में है कि नहीं है? हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसी विरासत दी है कि आने वाले सैकड़ों साल तक उसी की बदौलत हमारे नौजवान रोजी रोटी कमा सकते हैं। ऐसा अजंता इल्होरा का दुनिया ने हमारे पास दिया हुआ है जी। आप मुझे बताइए, क्या विश्व को आकर्षित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर देखने के लिए जाना है तो औरंगाबाद आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? और अगर औरंगाबाद गंदा होगा तो क्या कहेगा? शर्माओ मत, अब शर्म छोड़ दो। अब ये गंदगी से लड़ना है, हमें राजनीतिक गंदगी से भी लड़ना है और औरंगाबाद में टूरिस्टों को लाने के लिए औरंगाबाद की गंदगी से भी लड़ना है। तभी तो टूरिज्म बढ़ेगा भैया। महाराष्ट्र की भूमि ऐसी है कि जहां पर हम विश्व के टूरिस्टों को आकर्षित कर सकते हैं। यहां के नौजवान को रोजगार मिल सकता है, रोजी रोटी मिल सकती है, गरीब से गरीब व्यक्ति की कमाई हो सकती है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए सारे दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजना चाहिए, तब जाकर के टूरिस्ट आता है। मुझे बताइए भाइयों, ये कांग्रेस पार्टी ने 60 साल देश चलाया कि नहीं चलाया? चलाया कि नहीं चलाया? 60 साल राज किया कि नहीं राज किया? राज्यों में किया, केंद्र में किया कि नहीं किया? 60 साल का तो हिसाब नहीं दे रहे हैं और मोदी से 60 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। मैं जरा उनको पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए भाइयों, ये हमारा हिंदुस्तान हजारों साल पुराना है कि नहीं है? हजारों साल पुराना है कि नहीं है? वो ऊपर जो बैठे हैं ना बालकनी में, वो भी बोले जरा। हाँ, अब जान आ गई उनमें भी। हजारों साल पुराना है कि नहीं है? देश आजाद हुआ तब भी हिंदुस्तान था कि नहीं था? कांग्रेस की सरकारें चलती थी तब भी हिंदुस्तान था कि नहीं था? इस देश के नागरिक थे कि नहीं थे? लेकिन अमेरिका में कभी डंका बजता था क्या? बजता था क्या? अब बजने लगा क्या? बजने लगा कि नहीं लगा? ये क्यों लगा? ये अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका क्यों बजने लगा? मेरे भाइयों बहनों, ये हिंदुस्तान का डंका अमेरिका की धरती पर मोदी के कारण नहीं बज रहा है। ये मोदी का जादू नहीं है, मोदी का करिश्मा नहीं है, ये तो हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों की ताकत है। जब 125 करोड़ देशवासी इकट्ठे होकर के पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाई, 30 साल के बाद पहली बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, इसके कारण दुनिया हिंदुस्तान का लोहा मानने लग गई। ये आपके निर्णय का परिणाम है। अगर दिल्ली में इस बार भी आधे अधूरे मन से हुआ होता कि इधर के कुछ उधर के हो जाता, तो दुनिया हिंदुस्तान को नहीं पूछता भाइयों। महाराष्ट्र का भी दुनिया में डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? एक पार्टी की, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तभी महाराष्ट्र में दुनिया में जाकर डंका बजेगा भाई। दुनिया में जाकर के डंका बजाना
ये महाराष्ट्र में दमखम है, लेकिन आवश्यकता है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई जाए। बनाएंगे। अधूरा निर्णय मत कीजिए भाइयों। अगर आप हमें पूर्ण बहुमत देंगे तो 5 साल के बाद आप हमसे बराबर हिसाब में मांग पाएंगे। फिर हम ये बहानेबाजी नहीं कर सकते कि नहीं वो तो साथी ऐसे थे, फलाना ऐसा था, ढिकना ऐसा था। ऐसा नहीं कर सकते। जिम्मा हमारा रहेगा और जवाबदारी हमारी रहेगी भाई। मुझे बताइए, ये लोड शेडिंग जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो क्यों गया नहीं? भाइयों बहनों, उनको आपकी चिंता नहीं थी, उनको अपनी ही चिंता थी। और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, नाम भले अलग अलग हो, उनका गोत्र एक ही है। ये सब पुराने कांग्रेसी हैं। उनकी आदतें भी एक जैसी है, उनके तौर तरीके भी एक जैसे ही हैं, उनका कामकाज भी एक तरीके का है, उनका मकसद भी एक तरीके का है। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये भ्रष्टाचारवादी है। ये भ्रष्टाचारवादी लोग हैं और ये देश को मुक्ति दिलानी होगी भ्रष्टाचार से। भाई मैंने बिड़ा उठाया है, दिल्ली में पूरी ताकत से लगा हुआ हूं, महाराष्ट्र में भी मैं लग सकता हूं भाई। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। बोलो, आप कोई भी योजना बोलिए, आपको पता चलेगा माल गुल, डब्बा गोल। यही किया है उन्होंने। जिन्होंने तिजोरी को खाली कर दिया है, उनके लिए ईवीएम मशीन भी अब खाली हो जाना चाहिए। उनको यही सजा है, सबसे बड़ी सजा यही है भाइयों। मशीन के मशीन खाली निकलने चाहिए। कितना लूटा है महाराष्ट्र को, कुछ किया नहीं। और हाल क्या रखा है, मैं अभी देख रहा था कि यहां के विकास की स्थिति का थोड़ा मैं अंदाज लगा रहा था। यहां के विकास के पैमाना क्या है साहब? जो महाराष्ट्र किसी जमाने में नंबर 1 पर हुआ करता था। हम गुजरात के लोग महाराष्ट्र से हर दिन सीखते थे। हम चाहते थे कि हमें भी महाराष्ट्र से कुछ सीखने को मिल जाए। वो हमारे समय था। आज महाराष्ट्र का इन लोगों ने क्या हाल कर दिया। साक्षरता के विषय में हिंदुस्तान में आज महाराष्ट्र 12 नंबर पे खड़ा है। कौन जिम्मेवार इसके लिए? कौन जिम्मेवार? बेरोजगारी खत्म करने का काम महाराष्ट्र 6ठे नंबर पे खड़ा है। कौन जिम्मेवार मेरे भाइयों? इतना ही नहीं, विकास दर के मामले में महाराष्ट्र 15वें नंबर पे खड़ा है हिंदुस्तान में। छोटे छोटे राज्य उससे आगे निकल गए, जो 1 नंबर पे हुआ करता था। कौन जिम्मेवार मेरे भाइयों? आपके भीतर जब तक कांग्रेस के प्रति गुस्सा नहीं होगा, तब तक 15 तारीख को उनको सबक सीखने का मौका नहीं आएगा। इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया है देश में। एक छोटे मोटा राज्य कहीं पीछे रह जाए तो देश को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है, लेकिन महाराष्ट्र जैसा राज्य अगर पीछे रह जाए तो पूरा हिंदुस्तान पीछे चला जाता है। यह ताकत है महाराष्ट्र की। और इसलिए मुझे चिंता है कि महाराष्ट्र को ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता। महाराष्ट्र के नौजवान के भविष्य को ऐसे तबाह नहीं होने दिया जाएगा।
भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, पेट्रोल का दाम कम हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा सच्चाई बताना। ये आपको सच तो बोलना पड़ेगा। कम हुआ कि नहीं हुआ? डीजल का दाम कम हुआ कि नहीं हुआ? 5 साल में पहली बार इन्फ्लेशन रेट कम आया कि नहीं आया? महंगाई कम करने की दिशा में मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? सरकार बनने के लिए पहले ही दिन मैंने काला धन वापस लाने के लिए एसआईटी बनाई कि नहीं बनाई? जजिस की कमेटी बनाई कि नहीं बनाई? वो काम कर रही है कि नहीं कर रही? और मैं कहता हूं भाई, चप्पे चप्पे को खोज के निकाल के रखूंगा, मैं बता के रखता हूं। कांग्रेस पार्टी ने 1970-72 के समय में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और ये कहा था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया जाता है कि बैंक गरीबों के काम आनी चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? 40 साल पहले कहा था कि नहीं कहा था? क्या हमारी बैंकों में कभी आपने किसी गरीब को देखा है? कोई गरीब बेचारा बैंक के दरवाजे तक जाने की हिम्मत कर पाया है? इस देश के आधे से अधिक लोग बैंक में इनका खाता नहीं है। जरा कांग्रेस पार्टी जवाब दे, क्या ये बैंक अमीरों के लिए है क्या? क्या ये बैंक धन्ना सेठों के लिए है क्या? ये क्या बैंक मालेतीजार लोगों के लिए है क्या? भाइयों बहनों, ये बैंक गरीबों के लिए काम आएगी। ये बैंक के पैसे गरीबों की भलाई के लिए उपयोग में आएंगे। और इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ की है। गरीब से गरीब लोगों का बैंक का खाता खुलवा रहा हूं और 1 महीने के भीतर भीतर 5 करोड़ खाते खोल दिए। 5 करोड़। आज 26 जनवरी तक इस काम को पूरा करने का संकल्प लेके काम कर रहा हूं और गरीबों को मैंने कहा है, आपके पास 1 पैसा नहीं होगा तो भी आपका खाता खोला जाएगा। लेकिन गरीब मन का गरीब नहीं होता है, दिल का गरीब नहीं होता है। बेचारा हालत का शिकार हुआ करता है, वो दिल का कभी गरीब नहीं होता है। मैंने कहा था 1 रुपया भी आप बैंक में नहीं रखोगे तो भी आपका खाता खुल जाएगा। लेकिन मेरे इन गरीब भाइयों ने पूरे हिंदुस्तान में खाते खुलवाए, बिना पैसे नहीं खुलवाए और करीब करीब 3000 करोड़ रुपया रकम मेरे गरीब भाइयों ने जमा करवाई। ये मेरे देश के गरीबों का, ये मेरे देश के गरीबों की ताकत देखिए, ये मेरे गरीबों का प्यार देखिए और उनकी प्रामाणिकता देखिए भाइयों। और हमने तय किया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जिन गरीबों के बैंक के खाते खुलेंगे उनको एक कार्ड मिलेगा। 1 लाख रुपए का अकस्मात का बीमा उसको दिया जाएगा। 1 लाख रुपए का। क्या कभी किसी गरीब ने सोचा था कि उसके परिवार में कोई हादसा हो जाए तो सरकार उसके लिए 1 लाख रुपए का बीमा उतारे? ये काम हमने कर दिया है। इतना ही नहीं, अगर गरीब बीमार होता है तो गरीब अकेला एक व्यक्ति बीमार नहीं होता है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है। रोजी रोटी बंद हो जाती है, काम करना बंद हो जाता है। दवाई कहां से लाए, बीमारी कैसे जाए, इसके लिए बेचारा तड़पता है। क्या मेरे गरीब भाइयों बहनों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा क्या? क्या उनको मरने दिया जाएगा क्या? क्या बीमारी में तड़पते रहे वही चाहेंगे क्या?
60 साल बीत चुके भाइयों बहनों, वो बेचारा जिंदगी ऐसा गुजारता रहा है। हमरे प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो खाता खोलेगा गरीब, उसको 1 लाख रुपए का अकस्मात बीमा तो मिलेगा ही मिलेगा, 30,000 रुपया उसके परिवार में कोई बीमार हो गया तो 30,000 रुपया बीमारी का खर्च दिया जाएगा। ये छोटी बातें नहीं है, लेकिन कांग्रेस वाले नहीं कर सकते। मुझे बताइए, एक कैलाश मानसरोवर हर हिंदुस्तान के लिए श्रद्धा का केंद्र है कि नहीं है? हजारों साल से है कि नहीं है? हर हिंदुस्तानी के मन में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने का मन होता है कि नहीं होता है? लेकिन आज लोग जा नहीं पा रहे। क्यों? बहुत कठिन रास्ता है और हर वर्ष यात्रा में एक दो लोग तो मरते ही है। कठिन से कठिन रास्ता है और बड़ी उम्र का व्यक्ति तो जा ही नहीं सकता। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, क्या यह रास्ता नहीं खुल सकता था? क्या इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता था? क्या मैंने चीन के राष्ट्रपति आए थे, उनको कहा कि हमारे देश के कोटि कोटि लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा जाना चाहते हैं, हमें वो रास्ता खोल दीजिए ताकि बाय कार यहां से सीधे कैलाश यात्रा पर जा सके और बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी जा सके, उसको कोई कठिनाई न हो। और चाइना ने मेरी बात को मान लिया और रास्ता खोलने का निर्णय कर लिया। 60 साल कांग्रेस नहीं कर पाई, हमने 60 दिन में करके दिखाया है। नौजवान को रोजगार मिले, हमने स्किल डेवलपमेंट का अलग मिनिस्ट्री बनाया और स्किल डेवलपमेंट का अलग मिनिस्ट्री बना करके नौजवानों को स्किल हुनर सिखाएं, रोजगार पाने के लिए योग्य बनाएं। हमने मेक इन इंडिया का मूवमेंट चलाया, दुनिया को कहा है आइए हिंदुस्तान में पूंजी लगाइए, कारखाने लगाइए, मेरे नौजवान को रोजगार दीजिए। और इस काम का परिणाम नजर आ रहा है भाइयों। चारों तरफ मैं देख रहा हूं, प्रगति के आसार नजर आ रहे हैं और हमने इसका फायदा उठाना है भाइयों। अभी मैं जापान गया था। जापान ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। भाइयों बहनों, मैं जापान में जाकर के फोटो निकलवा करके नहीं आया हूं। जापान ने औरंगाबाद के निकट शेंद्र बिस्किन इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का फैसला किया है। आप कल्पना कर सकते हैं, जापान जब इतना बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगा, यहां के नौजवानों के लिए कितने बड़े नए भविष्य के रास्ते खुल जाएंगे। भाइयों बहनों, चीन हो, जापान हो, अमेरिका हो, मैंने उन बातों के लिए बात की है। अमेरिका से मैंने क्या बात की? मैंने उनको कहा कि मेरे देश में डेंगू के कारण, मलेरिया के कारण, टीबी के कारण गरीब लोग मरते हैं। आइए अमेरिका और भारत मिलकर के हम रिसर्च करें, डेंगू के लिए वैक्सीन खोजें, मलेरिया के लिए अच्छी वैक्सीन बनाएं, टीबी के लिए अच्छी दवाइयां खोजें और मेरे गरीबों की जिंदगी बचाएं। अमेरिका ने मेरी बात मान ली और अमेरिका भारत मिलकर के टीबी हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, उसकी वैक्सीन, आधुनिक से आधुनिक दवाई और सस्ते से सस्ती दवाई बनाने का अभियान दोनों देश मिलकर के करने वाले हैं। मुझे बताइए, मेरा गरीब बचेगा कि नहीं बचेगा? कौन कहता है काम नहीं हो रहा है? लेकिन कुछ लोग कहते हैं। आजकल एक फैशन हो गई है, हम मोदी की कोई आलोचना तो होती नहीं है, वो रुपये खाता नहीं है, खाने देता नहीं है,
इसलिए मोदी की कोई आलोचना तो होती नहीं, तो क्या कहते हैं कुछ लोग, मोदी जी ये सब तो ठीक है लेकिन कोई बड़ा विजन बताओ, बड़ा विजन। 60 साल हो गया, ये बड़ा विजन देखते देखते आपको आंखों के नंबर चले गए कि नहीं चले गए? नए नए चश्मे निकालने पड़े कि नहीं पड़े? ये बड़े विजन की बातें करने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं, देखो भाई, मैं तो एक बहुत छोटा इंसान हूं, बहुत ही सामान्य परिवार से आया हूं, और इसलिए मेरा मन तो छोटे छोटे काम ही करने के लिए बना हुआ है। और भाइयों बहनों, मैं इंसान भी छोटा हूं, सामान्य परिवार से आया हूं, समाज में पिछड़ी अवस्था से गुजरते गुजरते यहां पहुंचा हूं, चाय बेचते बेचते आज आपके पास आया। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं छोटा हूं, छोटे छोटे लोगों के लिए ही सोचता हूं। बड़ों बड़ों के लिए सोचने वाले बहुत हैं, मैं तो अपने आप को छोटे छोटे लोगों के लिए समर्पित करने के लिए निकला हुआ हूं। मैं छोटा हूं, छोटे लोगों के लिए काम करता हूं, लेकिन छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम करने का इरादा रखता हूं। और एक बार छोटे छोटे लोगों के लिए बड़े बड़े काम हो गए तो मेरा हिंदुस्तान कभी छोटा नहीं रह सकता, मेरा हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं रह सकता, मेरा हिंदुस्तान नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है। इस संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आपने यूपी की सरकारें बहुत देख ली, अब उस ग्रह योगों से बाहर निकलिए। अब एक दल की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाओगे, भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाओगे। मैं दिल्ली में बैठा हूं, आपको समर्पित हो जाऊंगा, मैं वादा करता हूं आपको, मैं वादा करता हूं आपको। आपकी 15 साल की जो कठिनाइयां हैं उसको दूर करने का मैं वादा कर रहा हूं, ये जिम्मेवारी मेरी रहेगी। भाइयों बहन, आपको मंजूर है? मुझ पे भरोसा है? आपको भरोसा है हिंदुस्तान के भविष्य पर? आपको अपने आप पर भरोसा है? आपको विश्वास है हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है? आपको विश्वास है महाराष्ट्र आगे बढ़ सकता है? आपको विश्वास है औरंगाबाद आगे बढ़ सकता है? आपको विश्वास है जालना आगे बढ़ सकता है? आइए हम मिलजुल करके आगे बढ़े, संकल्प करें आगे बढ़ने का। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, ऊपर गोपीनाथ मुंडे को सुनाई देना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक मेरी प्रार्थना, जो उम्मीदवार है वो सब यहां आ जाए, सारे उम्मीदवार मेरे पास आ जाए, सारे उम्मीदवार आगे आ जाए। उम्मीदवार, सिर्फ उम्मीदवार। दूसरा, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, मेरा एक काम करोगे? करोगे? यहां से जब निकलोगे, आपके अगल में कोई कूड़ा कचरा छोड़ के नहीं जाओगे, कोई प्लास्टिक की बोतल छोड़ के नहीं जाओगे, कोई प्लास्टिक छोड़ के नहीं जाओगे, कोई कागज के टुकड़े छोड़ करके नहीं जाओगे। ये म्युनिसिपैलिटी के सफाई करने वालों का काम नहीं है, ये देश अपना है, भारत माता हमारी है, ये भारत मां के बेटे हम हैं, हम खुद करेंगे, करेंगे, पक्का करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।